नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। तमाम विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन बैठक में शामिल लोगों की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तलाश रही थीं, लेकिन वो बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। बैठक में उनके राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। महत्वपूर्ण बैठक से नीतीश की अनुपस्थिति का कारण तुरंत ज्ञात नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को लगा कि बैठक में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश अपना इस तरह से विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी विपक्षी मुख्यमंत्रियों के न आने पर बयान दे रहे हैं, लेकिन नीतीश के न आने पर चुप्पी साधे हुए हैं। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन ममता बनर्जी गई थी। हालांकि वो भी बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल आई। निकलने के बाद ममता ने कहा कि मैंने कहा कि आपको यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोगों ने 10 से 20 मिनट तक बात की। विपक्ष से मैं अकेली गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये अपमानजनक है। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक में भाग लेने ममता बनर्जी पहुंची थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी। हम सभी ने उनकी बातें सुनी। वित्त मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। अगर वो और बोलना चाहती थी तो और मुख्यमंत्रियों की तरह अतिरिक्त समय मांग सकती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। इसके बाद अब शरद पवार ने भी पलटवार किया है और कहा कि यह अजीब है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था, वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला किया था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के सभी भ्रष्ट लोगों के सेनापति हैं। अजीब बात है कि जो आदमी आज देश का गृह मंत्री है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजरात से तड़ीपार करने का आदेश दिया था। इसे भगाया गया, वो आज देश का गृह मंत्री है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद यहां बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। योगी को लेकर तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। इस बीच अब आज योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में मौजूद रहे। कहा तो ये भी जा रहा था कि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के शामिल न होने पर बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता माना है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जगहों पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ अभी नीति आयोग की बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद शाम में वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाएंगे, जहां पार्टी की बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई बीजेपी नेता पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। रूस की यात्रा के बाद अब पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि मोदी 24 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रीय दिवस के आसपास कीव का दौरा कर सकते हैं और यूक्रेन की यात्रा के समापन के बाद उनके पोलैंड की यात्रा करने की उम्मीद है। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित 2 मस्जिदों और एक मजार को शुक्रवार की सुबह बड़ी सफेद चादरों का इस्तेमाल करके छिपा दिया गया था। शाम तक जिला प्रशासन ने चादरें हटवा दी। पुलिस ने कहा कि जो हुआ वो एक गलती थी। हरिद्वार प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने चादर लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये उपाय किसी भी अशांति को रोकने और कांवड़ यात्रा ठीक से चलती रहे, इसके लिए किया गया था। बहरहाल ये एक तथ्य है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को चादर से ढक दिया गया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है
तो उन्हें बिल पास करना चाहिए। देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और हम इस बिल का एक बार नहीं बल्कि 1000 बार समर्थन करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पार्टी और आपकी नीयत साफ है तो इससे अच्छा कोई बिल नहीं आ सकता। इससे भी ज़्यादा इस बिल को पास करें। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस बिल का विरोध करके बीजेपी ने अपना असली चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीन का नाम रहा। इससे पहले कजाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जीता था। चीन ने यह स्वर्ण पदक शूटिंग इवेंट में हासिल किया है। 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित वर्ग में चीन की जोड़ी ने यह मेडल हासिल किया। पेरिस ओलंपिक खेलों के शूटिंग इवेंट में भारतीय टीम पदक स्पर्धा में जगह बनाने से चूक गई। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की मिश्रित प्रतिस्पर्धा में भारत की तरफ से अर्जुन बाबूता और रमिता जिंदल भाग ले रही थीं। अर्जुन और रमिता की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 6ठे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर एथलीट भारत का गौरव है। बता दें, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व किया। नाव पर सवार सिंधु हाथ में भारतीय झंडा लेकर लहराती दिखीं। इस दौरान सभी भारतीय खिलाड़ी अपने हाथों में भारतीय झंडा लिए दिखे। भारत ने ओलंपिक 2024 के लिए 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस भेजा है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे शुरू होगा। बता दें कि पिछले ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान करते हुए लिखा, आज मैंने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। उन्होंने लिखा कि और नवंबर में लोगों की ताकत से भरा हमारा अभियान विजयी रहेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर गजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए तीखा दबाव डाला है, जिसमें इस बात के संकेत देखे गए कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वे इजराइल के बारे में अमेरिकी नीति को बदल सकते हैं। नेतन्याहू और कमला हैरिस की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वो ऐसा किस तरीके से करता है ये मायने रखता है। पिछले 9 महीनों में गजा में जो कुछ हुआ है वो विनाशकारी है। कमला हैरिस ने कहा कि मैंने वहां की गंभीर मानवीय स्थिति के बारे में अपनी गंभीर चिंता स्पष्ट कर दी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। हैरिस की टिप्पणियां तीखे और गंभीर स्वर में थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो हमास से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए अपना शिष्टमंडल रोम भेजेंगे। हालांकि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गजा में त्रासदी को लेकर चुप नहीं रहेंगे। फ्लोरिडा में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस सप्ताह की शुरुआत में बातचीत के लिए संभवतः इस सप्ताह अपना शिष्टमंडल इटली भेजेगा। हैरिस के बयान पर नेतन्याहू ने कहा कि हमास एक हद तक ये समझता है कि युद्ध रोकने को लेकर होने वाली बातचीत के मामले में अमेरिका और इजराइल में कोई मतभेद नहीं है। मुझे लगता है कि हैरिस की टिप्पणी का इस पर कोई असर नहीं होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।